हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश कालीन मुद्रा। इसके अंतर्गत हम जो मुद्रा प्रचलित थी उस समय की, उसकी स्टडी करेंगे। रेल और डाक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपने स्टडी पर चलते हैं। और कुछ टाइम से जो वीडियो है वो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न एक ही है कि जो नेट है वो बहुत स्लो आ रहे हैं और उसकी स्पीड बहुत धीमे रह रही है, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टाइम और शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जा रहा है नेट की वजह से। अपलोड मैं कब करती हूँ और ये अपलोड आपके पास बहुत देर में पहुँच रहा है। तो चलिए, फिर भी मैं कंटिन्यू वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ब्रिटिश कालीन वित्तीय प्रशासन। तो उस समय क्या वित्तीय प्रशासन था वो हम देख लेते हैं। सन 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का वित्तीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया। सन 1860 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई। तो कब से आरंभ हुई थी बजट प्रणाली? 1860 से। सन 1870 में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने कुछ विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त आय का निश्चित भाग प्रांतीय सरकारों को देने की व्यवस्था की। इन स्रोतों में प्रमुख थे स्टॉप कर, उत्पादन कर, आय कर। इसके साथ ही प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान्यता, प्रशासन और कानून, न्याय जैसे विषय सौंप दिए गए। सन 1882 में प्रांतों को निर्धारित धन देने की प्रवृत्ति समाप्त कर दी गई। उसके स्थान पर यह तय किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाएगी। इस व्यवस्था में राजस्व के स्रोतों को 3 भागों में बांट दिया गया। सन 1904 में प्रायः स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली चलाई गई। इसके अंतर्गत प्रांतों को दिए गए राजस्व ठीक तौर पर निश्चित कर दिए गए। सन 1917 में अकाल सहायता व्यय एक अलग मद बनाया गया। मेस्टन अवार्ड वित्तीय संबंध समिति के अंतर्गत केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को स्पष्ट एवं निश्चित बनाने के लिए आय के स्रोतों जैसे कि भू राजस्व, आबकारी, सिंचाई, वन, न्यायालय, स्टैंप आदि को प्रांतीय कर बना दिए गए। चुंगी कर, आयकर, नमक, डाक और तार आदि जैसे स्रोत केंद्रीय सरकार के लिए रख दिए गए। और सन 1934 में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक कानून पारित हुआ। तो रिजर्व बैंक पर क्वेश्चन बनता है। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो कब स्थापित हुआ था? 1935 में। मौद्रिक व्यवस्था देख लेते हैं, क्या मुद्राएं थी उस समय। सन 1818 में मद्रास के सोने के पैगोडे का स्थान 180 ग्रेन की चांदी के रुपए ने ले लिया। स्वर्ण मुद्रा लुप्त हो गई। तो पैगोडा के स्थान पर 180 ग्रेन का चांदी का रुपया आ गया था।
आगे है सन 1835 में 1818 में प्रचलित किए गए चांदी के सिक्के को भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र कानूनी सिक्का बनाया गया। सन 1841 में सोने के सिक्के चलाने की पुनः कोशिश की गई, लेकिन 1848 से 49 में सोने की कीमत गिर जाने के कारण यह विचार त्याग दिया गया। सन 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया। किसमें आया? सन 1861 में आया। और 62 में भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत हुई। तो 62 से इसी स्वीकृति मिल गई। सन 1866 ईस्वी में सफील्ड आयोग का संबंध मुद्रा व्यवस्था से था। और सन 1893 में हर्शल समिति की संस्तुतियों पर सरकार ने मुद्रा व्यवस्था में निम्न परिवर्तन किए। तो 1893 के अकॉर्डिंग क्या परिवर्तन हुए वे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सोने के सिक्के या सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकाले जाने की व्यवस्था की। दूसरा है भारतीय टकशालाओं में जनता के लिए सोने एवं चांदी के सिक्कों की ढलाई बंद कर दी गई। और सन 1899 में 100 वारिन और रुपया दोनों का एक शीलिंग 4 पेस प्रति रुपया की दर से निर्धारित कर दिया गया। 1900 में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना की गई। तो यहाँ तक मुद्रा की व्यवस्था के बारे में बात होगी। अब हम देखते हैं रेल यातायात। ब्रिटिश शासकों ने यह महसूस किया कि यदि ब्रिटिश मालों को भारत में वृहद पैमाने पर खपाना है और ब्रिटिश उद्योगों के लिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना है, तो यहाँ यातायात की एक सस्ती और आसान प्रणाली का विकास करना होगा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ रेल की शुरुआत की अपने लाभ के लिए, और आज हमारे यहाँ रेल उन्हीं की देन है। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड पर काम 1839 में प्रारंभ हुआ और 1850 ईस्वी में पूरा हो गया। भारत में घोड़े से खींचने वाली रेल लाइन बिछाने का प्रथम सुझाव 1841 में मद्रास से आया था। तो ये केवल सुझाव था। फिर भाप से चलने वाले रेल का प्रथम प्रस्ताव 1834 में इंग्लैंड में किया गया तथा इसको व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। यह निश्चित हुआ कि भारत में रेल लाइन प्राइवेट कंपनियां बिछाएंगी। भारत सरकार ने इस कंपनी की पूंजी पर 5% लाभ की जमानत दी। तो इस पर प्रश्न आया हुआ है। अगर आपने नेट के ओल्ड पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये मिला भी होगा। तो अगर आपको नेट के ओल्ड पेपर देखने हैं हिस्ट्री के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहाँ पर प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के अलग अलग डिवाइड करके मैंने पेपर अपलोड किए हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो था इन कंपनियों की पूंजी पर 5% लाभ की जमानत दी थी। बम्बई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन यातायात के लिए सन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय खोली गई। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। सन 1869 तक जमानत प्राप्त कंपनियों ने 4000 मील से अधिक रेल लाइन बिछाई। सन 1869 में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने सरकारी उद्यम के रूप में नई लाइन बिछाने का फैसला किया। 1880 के बाद प्राइवेट कंपनियों और सरकार दोनों ने रेल लाइन बिछाई। परिणाम स्वरूप 1905 ईस्वी तक 28,000 मील लंबी रेल लाइन बिछाई गई। ये रेल लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भाग में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाह तक जोड़ने के लिए बिछाई गई थी, ताकि आसानी से यहाँ का जो भारत का कच्चा माल है उसे
विदेशों में इंग्लैंड तक जो कारखाने स्थापित हुए वहां तक पहुंचाए जा सके। रेल भाड़े इस प्रकार रखे गए कि आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और वस्तुओं की अंदरूनी आवागमन को हतोत्साहित किया जा सके। भारत में जो उत्पादित सामान था उसको हतोत्साहित करने का इस तरह से प्रयास किया गया। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए वर्मा और पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइन बिछाई गई। तो उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने लाभ के लिए रेल यातायात को यहाँ पे आरंभ किया था, लेकिन बाद में इससे हमें ही लाभ प्राप्त होने लगा। आगे चलते हैं। डाक और तार प्रणाली। अंग्रेजों ने एक कुशल और आधुनिक डाक प्रणाली भी स्थापित की थी। सन 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली तार लाइन प्रारंभ किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकटों को भी प्रारंभ किया। उसने डाक की दरें घटा दी और पूरे देश में कहीं भी पत्र भेजने के लिए एक समान दर रखी जो पुराने 2 पैसे के बराबर थी। इसके पूर्व पत्रों पर नगद पैसा लिया जाता था। तो यहाँ इसने काफ़ी कम कर दिया था, घटा दिया था। सामाजिक दरें और सांस्कृतिक नीतियां देख लेते हैं। सन 1813 के पूर्व तक अंग्रेजों ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गैर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मगर 1813 ईस्वी के बाद उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के रूपांतरण के लिए सक्रिय कदम उठाए। तो क्या कदम उठाए थे? यूरोप में व्याप्त नवीन विवेक युक्त एवं तर्कवादी चिंतन का प्रभाव इसके उपनिवेश भारत पर भी पड़ना प्रारंभ हुआ। सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने पर्याप्त सहयोग दिया। लॉर्ड हार्डिंग ने नाबालिग एवं शिशु हत्या जैसी कुप्रथाओं के लिए कानून बनाया। तो ये कुछ संक्षेप में सुधार थे जिसको कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में किया गया था, लेकिन जो संस्कृति चली आ रही थी उसमें हस्तक्षेप की वजह से हमारे भारतीय इससे नाराज हो गए थे। यद्यपि ये सही नहीं था, जैसे कि सती प्रथा हो गया और शिशु जो हत्या होती थी, तो अंग्रेजों ने उसे समाप्त करने की कोशिश की और वो भी विद्रोह का 1857 की क्रांति के विद्रोह का एक कारण भी बनकर आया या उभर कर आया। कल का जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे शिक्षा नीति, अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा की नीतियां अपनाई गई थी उस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे। 500 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं और ज़्यादातर जो वीडियो हैं वो हिस्ट्री बेस्ड हैं। अगर आप हिस्ट्री से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये रहा नेट का ओल्ड पेपर, फर्स्ट पेपर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको इसमें बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे। 2010 से हमने स्टार्ट किया था और जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, उसमें 72 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जहां हमने सिलेबस से स्टार्ट किया था और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इस समय हम आधुनिक इतिहास की स्टडी कर रहे हैं। और ये है प्रैक्टिस सेट बी। प्रैक्टिस सेट ए की स्टडी के बाद आप प्रैक्टिस सेट बी की भी स्टडी करिए। इसमें स्टडी में जो आपको मिलेगा वो है MCQs हिस्ट्री बेस्ड, बहुत सारे MCQs हैं, तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।